सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर इसरा खान और मेरे साथ हैं श्रीमी मैम। और हम आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं कि मैम जुडिशरी की प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें और क्या स्टेजेस होनी चाहिए इस तैयारी में, इस जर्नी में, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। सो इट वाज अ डिमांडेड वीडियो और आपके इनपुट्स भी इसमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले मैम एक ओवरव्यू दीजिए जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस का, क्या स्टेजेस होती हैं, थोड़ा सा बताइए मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर। एंड जैसे मैम ने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी लॉ गोइंग है, ठीक है, जो अभी लॉ परस्यू कर चुके हैं और प्रिपरेशन में स्टेप इन किए हैं। सी मैम, आपने पूछा कि ओवरव्यू क्या है, तो सारे स्टेट्स, बीट एनी स्टेट, हर स्टेट अपना स्टेट वाइज जुडिशियल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं। यहाँ पे आपके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला प्रिलिमिनरी स्टेज, जिसको हम एलिमिनेशन राउंड भी कहते हैं। सेकेंड इज योर मेंस एग्जामिनेशन एंड थर्ड इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, दैट इज इंटरव्यू। सो हर स्टेट का अपना सिलेबस होता है जिसमें कुछ मेजर और माइनर लॉज पूछे जाते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट उस स्पेसिफिक स्टेट के लोकल लॉज आपसे पूछे जाते हैं। सो ये कुछ बेसिक आपकी स्टेजेस रहती हैं इसकी। नाउ मैम, कैसे स्टार्ट करें? माय क्वेश्चन टू यू इज कि एक स्टूडेंट जिसने अभी लॉ पास किया है या फिर अभी वो 4th या 5th ईयर में है, उसने अपना माइंड मेकअप किया है कि उसको एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए? मैम पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि एलएलबी में गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ऐसे फोकस स्टूडेंट्स भी होते हैं कि एलएलबी जाते एलएलबी में इसलिए हैं या लॉ करते इसलिए कि उनको जज बनना होता है। देयर आर सर्टेन फोकस स्टूडेंट्स, लेकिन मैम इनका जो परसेंटेज है बहुत कम है। मैं कहूँगी कि 25-30% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। अब धीरे धीरे मैम कंपटीशन बढ़ता है तो ऐसा देखा जाता है कि ये परसेंटेज भी बढ़ता दिखेगा। बट मैम मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे साथ ही पढ़ी हुई थी जो आज को यूपी जुडिशरी में सिलेक्टेड है और शी वाज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, साइंस की स्टूडेंट थी। उन्होंने बीएससी किया था, उसके बाद उन्होंने 3 ईयर एलएलबी किया एंड देन शी गॉट 60 रैंक थी उनकी यूपी जुडिशरी में। वाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर अभी करेंटली किसी ऐसे मोड़ पे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि अरे यार मैं नहीं बन सकता जज या मैं नहीं बन सकती जज, आप बन सकते हो। बस ये डिपेंड करता है कि मैम कितना डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, व्हाट इज़ द फायर अगर नहीं है तो मैम बहुत मुश्किल हो जाता है। वो चाह होनी चाहिए कि हाँ, आपको आप उस कुर्सी पे अपने आप को देखना है। तो मैम स्टार्ट कर सकते हैं आप लॉ करना, मतलब आप सोच रहे हो करने को, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, किसी भी फील्ड में हो, XYZ, 3 ईयर एलएलबी में हो, 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम में हो, यू कैन स्टार्ट। मैं अपना अगर एग्जांपल दूँ, मैम मैंने 3rd ईयर में स्टार्ट किया था और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा था कि हाँ, अगर मैं 1 साल पहले भी शुरू कर देती तो भी कोई ऐसा मेरा नुकसान नहीं था और ज़्यादा रिफाइन हो जाते लॉज। तो यू कैन स्टार्ट ऑफ, आप अभी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो फायर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कॉल खुद से होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, हमें जज बनना है, हमें सरकारी चाहे कुर्सी उसका रीज़न चाहिए। पेरेंट्स हो, हाँ। चाहे वो किसी को बदला हो, किसी को कोई चीज़ दिखानी हो, आपको कोई भी चीज़ हो सकती है। अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए। तो मैम ये है मेरा। एक चीज़ मैम मुझे ऐसी लगती है कि जब प्रिपरेशन जब हम कर रहे जी। होते हैं, तो जो वो कॉल वाली बात है ना कि यार हमें खुद से लग रहा है कि हमें जज बनना है, तभी वो मोटिवेशन आती है और बिल्कुल। आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है इस बिल्कुल। पूरी जर्नी में, आई वुड से। क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी एंड देन यू आर गुड टू गो। तो आप जैसे मैम ने बताया कि किसी भी मोड पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में हैं, 5th ईयर में हैं, लॉ कर चुके हैं, आपने प्रीलिम्स किसी स्टेट का दिया है और फिर भी अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें जो लोग दे चुके हैं, जिनका नहीं हुआ है, और फिर उस पर दोबारा से लग जाए। तो एक रीस्टार्ट वाला प्रोसेस हमेशा रहना चाहिए स्टूडेंट्स। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा कंसर्न जो मैंने नोटिस किया है वो ये है कि मैम समुंदर है सिलेबस, हाउ टू एनालाइज कि हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या निकालना है इसमें से, और हाउ टू बिगिन स्टडिंग। एक्चुअली स्टडिंग, एक तो हम लोग ने बात कर ली माइंड मेकअप करने की, पढ़ाई कैसे शुरू करें मैम स्टूडेंट? सी मैम, अगर बिल्कुल ही बिगनर की मैं बात करूँ जी। भाई, अभी हमने बस सोचा ही है, आज ही इस सेशन को देखने के बाद ही हम सोच रहे हैं कि हमें जो है जुडिशियल ऑफिसर की तैयारी करनी है। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है? आप सबसे पहले अपने टारगेट स्टेट को चूज करें। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपका डोमिसाइल स्टेट, पहले आप उस स्टेट को चूज करें। और एक एस्पिरेंट 2 से 3 एक्स्ट्रा स्टेट्स को, नेबरिंग स्टेट्स को चूज कर सकते हैं। वंस यू हैव चूजन योर स्टेट, उस स्टेट का सिलेबस निकालें,
और जहाँ भी सोते उठते बैठते पढ़ते हो उसको वहाँ पे आप स्टिक कर लें उस सिलेबस को। अब अगर आपने 2-3 मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट किया है तो उन स्टेट्स के कॉमन सब्जेक्ट्स को एक हाइलाइटर से मैम 10 रुपए के हाइलाइटर से बिल्कुल मैम। हाईलाइट कर लिया जाए। और हाईलाइट करने के बाद आप अगर लॉ गोइंग स्टूडेंट हैं तो आपके लॉ में जिस सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं उसको उस हिसाब से पढ़ते फोकस जाएं। करना है हाँ, उसमें फोकस करना है और साथ में ही कॉलेज में टाइम निकालना है अपने नोट्स बनाने प्रिपेयर का। करना। हाँ, और उसके बाद आप जो है इस तरीके से पहले मेजर लॉज एंड माइनर लॉज को कवर अप करें। ये तो मैम मैंने बता दिया कि आपको पहले अपना स्टेट चूज जी। करना है, ठीक है। बट फिर भी मैम कौन से रिसोर्सेज पे हम जाएं या किस चीज़ से स्टार्ट करें? कॉलेज में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता, बिल्कुल। ठीक है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से मैम एक बच्चा स्टार्ट करे? बिल्कुल मैम, इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जो भी एस्पिरेंट है उसके कोई नोट्स प्रिपेयर, जैसे कि आपने बताया एलएलबी करेंगे तो आपके एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके अलावा आपको एक स्टैंडर्ड, जैसे आप मान के चलिए सीपीसी पढ़ रहे हो तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है और आपको पीवाईक्यूज देखने हैं कि वो आपके स्टेट के अंदर, देखिए सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, देयर आर सर्टन कोर लॉज, वो मेजर लॉज हैं। यू शुड बिगिन विद दी मेजर लॉज, आप उसके साथ स्टार्ट करना जब भी अपनी तैयारी शुरू करना। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया फॉर दैट मैटर, आपने एक स्टैंडर्ड बुक ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके क्या क्या पूछे गए हैं, मेन फोकस आपका अपने नोट्स पे उस पे होना चाहिए। तो रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं मैम, तो सेल्फ नोट्स इज़ द मेन रिसोर्स। और वो सेल्फ नोट्स कैसे प्रिपेयर होंगे? आपके कॉलेज के नोट्स आपके पास होंगे और एक स्टैंडर्ड बुक, एक स्टैंडर्ड बुक मैम। मतलब यहाँ पे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये नहीं कि आप 5 बुक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि जुडिशरी में नॉट रिक्वायर्ड। पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी, अभी हम लोग आगे सेशन में भी डिस्कस करेंगे। बट मैम यहाँ टू सम अप, रिसोर्सेज को काइंडली लिमिट करिएगा, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, लैंग्वेज की हो, जीके की हो, करंट अफेयर्स की हो, आपके लॉज की हो, आप उसको लिमिट करिएगा तो आप मतलब फ़ायदे में रहेंगे। सो वी कैन से कि एक सोर्स होना चाहिए बस, एक सोर्स होना चाहिए, दैट्स इट। और वो मैम सेल्फ नोट्स होता है। डेफिनेटली उसी को बार बार रिवाइज करिए और उसी को बार बार लिखिए। मेंस पे भी हम लोग आएंगे मैम, तो मैम मेरा तो यही मानना है कि आपके सेल्फ नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सो कहाँ से स्टार्ट करें? जो बिगिनिंग लाइन है वो ये है कि पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है। उसकी वजह से मैम ने बताया कि एक ही सोर्स रखना है, एक ही किताब सीपीसी की सी के टकवानी से ही पढ़ना है। बिल्कुल। दूसरे दोस्त को देखकर बदल नहीं लेना है, अपना एक सोर्स रखना है, उससे पूरा कवर टू कवर पढ़ना है। मैम बेयर एक्ट क्या रोल प्ले करती है? क्योंकि कुछ कॉलेजेस में बेयर एक्ट हमें लगता नहीं है कि पढ़ाई जाती है। मैम बेयर एक्ट, मैम राजस्थान जैसे स्टेट की अगर हम बात करें तो पूरा पूरा एग्जाम बेयर एक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। मैंने मेंस का पैटर्न देखा और मैम मैंने डिफ़र किया, जैसे हमने यूपी बिहार का एग्ज़ाम दिया हुआ है, वहीं पे अगर आप राजस्थान मेंस की बात करें तो मैम पूरा बेयर एक्ट बेस्ड होता है। आपसे डिग्री पूछ लेगा, आपसे बेसिक व्हाट इज़ अ बिल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको डायरेक्टली डेफिनेशन लिखनी है, आपको बेयर एक्ट से हटना ही नहीं है। बहुत पूछ लेगा तो एक आध लैंडमार्क जजमेंट पूछ लिया। बट मैम वहीं पे अगर हम लोग यूपी और बिहार की बात करें, एज फार एज मेंस इज कंसर्न, वहाँ पे थोड़ा आपको एडिशनली पढ़ना पड़ता है। बट प्रीलिमिनरी के लिए कोई भी स्टेट हो भाई, बेयर एक्ट की महारती हासिल करनी पड़ती है मैम, जैसा कि आपने भी कई सारे सेशंस में डील किया है। अब उसकी कला अलग अलग होती है कि भाई सेक्शंस को कैसे याद करें, भाई हाइलाइटर एक पेन लेके बैठो, इंपॉर्टेंट सेक्शन जब भी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करो ना आप, तो वहाँ पे जिस भी क्वेश्चन में फंसो उसको बेयर एक्ट में, ऐसे हम लोग ने तैयारी करी, उसको बेयर एक्ट में अंडरलाइन कर लिया, स्क्रिबलिंग कर ले मैम, स्क्रिबलिंग कर लिया, फिर जब हम फिर से पढ़ रहे हैं तो उसको फिर हमने रिवाइज कर लिया। तो ये कुछ जब मैम स्टार्ट करेगा ना स्टूडेंट, तो वो धीरे 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 ना अपने आप को रिफाइन करोगे। ठोकरों से सबक मिलता है मैम इस जर्नी में। डेफिनेटली। सो भाई बेयर एक्ट एक ऐसी बहुत कवच important है है। जो आपको पहन लेना है पहले दिन से, और बिल्कुल। इंटरव्यू में जब नाम आ जाए तभी उतारना है। इसका I would कोई say- substitute नहीं है हाँ, आई वुड से उसके बाद भी नहीं उतरेगा वो कवच। जज बिल्कुल। बन जाएंगे फिर भी तब बेयर तो एक्ट ही बिल्कुल सर पे पलटने हैं। मंडराएगा, जैसे आईपीसी नहीं होती मैम सर पे मंडराती है, Definitely। वैसे बेयर एक्ट आपकी इस जर्नी में सर पे मंडराएगी। यस, तो फिर मैम ने बताया कि भाई बेयर एक्ट तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। मैम यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इस जर्नी में मैम टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल है? जैसे कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करते हैं, तो क्या उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? डेफिनेटली मैम, अगर वो स्टूडेंट्स जो मैंने देखा भी है मैम, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, मैम यूपी कब आएगा, हाँ। मैम बिहार कब आएगा, मैम आरजीएस कब होगा, मैम आरजीएस का रिजल्ट कब आएगा।
मेरा उन एस्पिरेंट से ये कहना है कि आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि आर यू वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि सिर्फ एक उस चीज़ के पीछे भागना कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, उससे बेटर ये है कि वहाँ पे अपना दिमाग ना लगाया जाए और अपनी पढ़ाई पे फोकस किया जाए, अपने सब्जेक्ट्स कवर अप किए जाए, उसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाए। टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नोटिफिकेशन के बाद जब पर्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं एस्पिरेंट्स, तो वो प्रीलिम्स का जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और मैम ऊपर प्रीलिम्स से। तो एक चुटकी बजा के निकल जाता है, मतलब इट इज अ ब्लिंक ऑफ आई, आपके पलक झपकी और प्रीलिम्स निकल गया। अब क्या, Definitely. अब तो कुछ है ही नहीं, अपनी और तैयारी उसके नहीं। बाद जब एग्जाम दे के आते हैं तो फिर रिजल्ट का वेट करते हैं 20 दिन, कट ऑफ, कट ऑफ, और फिर उस गेम में फंस जाते हैं कि इससे अब बचना है। हाँ, इससे बिल्कुल बचना है। ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। आप अपना एग्जाम देकर आए, आपको लगता है आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, जो रिसेंट एस्पिरेंट्स हैं आरजीएस के, उनको लगता है एग्जाम अच्छा हुआ है, कोई बात नहीं यार, कट ऑफ 60 जाए, 65 जाए, 70 जाए, पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ाई कभी खराब जाती क्योंकि है इसके क्या? बाद दूसरा स्टेट देना होगा, देना तो है, ये तो ऐसी जर्नी, अब आप इसमें कूद गए, अब इससे बाहर तो निकलना नहीं है, तो अब तो तैयारी आपको जारी रखनी है। डेफिनेटली। मैम एक चीज जैसे कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जी। हैं, तो वो कैसे टाइम मैनेज करें, जैसे आपने बताया टाइम मैनेजमेंट। मैम टाइम तो आपको कॉलेज के बाद समय निकालना पड़ेगा। अब मैम स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ आवर्स भी पूछते हैं, तो नंबर ऑफ़ आवर्स पे तो हम नहीं जाएंगे, ये तो आपको शिवी मैम ही बताएंगी। बट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी आपकी इस जर्नी में कोई भी ऐसा समय ना आए जिससे आप अपनी जुडिशरी की तैयारी से एकदम छूट जाएं। यू हैव टू बी इन टच, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स प्रैक्टिस, न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स से अवेयर रहना, लैंडमार्क जजमेंट्स क्या आए हैं, इससे आपको लगातार अवेयर रहना है। आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। देखिए कॉलेज में तो आप पढ़ाई कर ही रहे हो, अब आपको उसको किस तरह से रिफाइन करना है फॉर योर जुडिशरी, तो मैम कॉलेज के साथ साथ बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, क्योंकि वही चीज़ जो आपके सिलेबस में है, कॉन्स्टिट्यूशन आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हो, वही आपको प्रिपेयर करना है यूपी के लिए, राजस्थान के लिए, बिहार के लिए, तो बहुत ईजी हो जाएगा। कॉलेज से पढ़ के आए, आपने एक आंसर लिख लिया, तो ये आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैम जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना, उनके पास तो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर है ही, वो तो पढ़ाई अपने वाला। सेमेस्टर में पेपर दे ही रहे हैं। बिल्कुल अगर वो 3 से 4 घंटे भी एक्स्ट्रा मतलब फाइट मार लेते हैं, बिल्कुल तो आई वुड से कि उनके लिए मैनेज करना इजी हो जाएगा। और जो लॉ परसुइंग स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो अगर ये डिसाइड कर लें 3rd 4th ईयर में कि हमें जज बनना है, जी। तो उनके लिए ये एक स्मार्टर मूव होगा कंपैरेटिवली टू दोज एस्पिरेंट्स जो लॉ पास आउट होने के बाद डिसाइड करते जो हैं। बात मैम अभी अभी आपने बोली है ना मैम, ये कई सारे टॉपर्स ने भी बोली है कि वो स्मार्ट मूव किया ना उन्होंने, ये नहीं कि उन्होंने हार्डवर्क भी किया, बट उन्होंने स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखी अपनी कि हमें पता है कि हमें ये अचीव करना है, तो क्यों ना हम अभी से करें, हम ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक एफर्ट और ले लें। डेफिनेटली। तो ये तो चीज़ होती है मैम। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे कंसर्न्स होते हैं मैम जो जॉब वाले होते हैं, जो जॉब में अपने आप को इंडल्ज रखते हैं, या वो अर्निंग है, सैलरीड है, या फिर मैम जो प्रैक्टिस में है, तो वो कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं एस्पिरेंट्स जो प्रैक्टिस में भी हैं। नो डाउट थोड़ा तो टफ होता ही है मैम बिल्कुल। जॉब और स्टडीज को मैनेज करना, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो एडवोकेसी में थे, उन्होंने जुडिशरी का एग्जाम क्रैक किया है। कैसे किया है कि भाई आप सुबह कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट से आने के बाद तो मैम बहुत थक जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपसे नहीं ना तो आपका ब्रेन उस तरीके से वर्क करता है, और फिर आप उसी जोन में रहते हो, कोर्ट वाले जोन में रहते हो। तो एडवाइजेबल ये रहेगा मेरी तरफ से कि आप अर्ली आवर्स चुनें, यानी कि आप अर्ली बर्ड बने, सुबह जल्दी उठ के 2 से 3 घंटे अगर रोज रोज निकालेंगे ना, और इसमें अगर कंसिस्टेंसी होगी, ट्रस्ट मी आपका एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ आपके साथ चैलेंजेस तो आते हैं, बट आपको उसके लिए 2 से 3 घंटे रोज निकालने हैं विदाउट एनी गैप। और मैम जो स्टूडेंट्स जैसे मान के चलिए मेरा मेंस अभी 2 महीने के बाद है, तो क्या नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए मिनिमम? I believe, ma'am, again, this is our question which you have asked, which is very difficult for me. It is also very disputed also. Are disputed also, because when I say कि 14 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो, तो बच्चे लाइक मैम क्या 14 घंटे तो बहुत होते हैं। सो एडवाइजेबल ये है कि जो एब्सोल्यूट प्रिपरेशन में है वो एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स मिनिमम पढ़े। बट मैम मैंने तो 13 घंटे भी पढ़ाई करी पढ़ना है। पड़ता है मैम, पढ़ना तो पड़ता है। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए मैम, किसी भी एस्पिरेंट जो अचीव करना चाहता है अपने गोल को, मतलब 8 घंटा अगर आपको जो भी आपका गुरु है, जो भी आपकी टीचर है, अगर आपको गाइड कर रही है, तो वो अपने एक्सपर्टाइज, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही गाइड करेंगी। तो भाई हमने तो बहुत अंधाधुन मैम मेहनत करी है, Definitely. सोशल इवेंट्स एकदम
कट आउट थे। सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे मैम खाने पीने का एकदम ध्यान नहीं रहता था, दरवाज़ा बंद है, मतलब मम्मी पापा को भी ऐसा है कि बात मत करो, तो ये तो मैम रहता था तैयारी के टाइम पे। Definitely. और यूपी में तो मैम हमें जीके भी मैनेज करनी थी लॉ के और साथ। लॉ भी मैनेज करना है, फिर लोकल लॉज भी हमें मैनेज करने हैं। True. और मैम मेंस में तो आप जानती ही हैं कितनी मेहनत होती है। मैम मेंस के रिस्पेक्ट में थोड़ा बताएं कि कैसे एक एस्पिरेंट मेंस की तैयारी करेगी, बिकॉज प्रीलिम्स के बारे में तो आई बिलीव कि हम लोगों ने भी बहुत सारे सेशंस लिए हैं बिल्कुल। कि कैसे बेयर एक्ट पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, और प्रीलिम्स के लिए बेयर एक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो एक चीज़ हो गई जो आई वुड से यूनिवर्सल ट्रुथ हो चुका है अब। जी। व्हाट अबाउट मेंस? मेंस में किस तरीके से एक बच्चे को तैयारी करनी चाहिए? आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उस पर प्लीज एनलाइटन करें एस्पिरेंट्स। मैम जैसा कि नाम है ना इस स्टेज का, मेंस, इट इज़ एक्चुअली मेन फॉर योर मेरिट। आपके नंबर्स के लिए जो आप रैंक पाओगे ना, जहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग होगी वो आपके मेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगी। प्रीलिमिनरी तो मतलब इट इज़ जस्ट क्वालिफाइंग, आपका एकदम कट ऑफ वाला ही नंबर आया होगा तो आपसे इंटरव्यू में वो ये नहीं पूछेंगे अरे आपका ये नंबर क्यों आया, आपने तो इतनी मेहनत ही नहीं करी, हम आपको ये रैंक नहीं देंगे। बट हाँ, मेंस में आपके जो मार्क्स होंगे ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे कि हाँ इस स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं ये अच्छे हैं और इनको हम कहीं ना कहीं एक अच्छी रैंक भी दे सकते हैं। मैम मेंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, आज अभी से ही अगर आपने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू नहीं किया है, यू शुड स्टार्ट। ये मेरा सजेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस के थ्रू मैं बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस जर्नी में गॉड फॉरबिड अगर आप लैक करोगे तो वो मेंस ही वो स्टेज होगी। तो उससे बचने के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू करिए। और आपका टीचर कौन होगा इस जर्नी में? मेंस की आंसर राइटिंग में आप खुद होगे। आप खुद ही एनालाइज करोगे कि आपका आंसर आपने कैसे लिखा है। ना वो अच्छे से श्रीमय मैम बता पाएंगी, ना इसरा मैम बता पाएंगी। आप ही इसको जज कर पाओगे कि ये आंसर हम बेटर कैसे करें, इस आंसर को हम किस तरह से बेटर करें। मैम जो आपने बेयर एक्ट्स की बात करी, प्रोसीजरल लॉज के अंदर बेयर एक्ट इज़ द मस्ट, वेदर इट इज़ प्रीलिम्स वेदर इट इज़ मेंस। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो कि हाँ इसका आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या था, जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट्स भी आप इंसर्ट कर सकते हो प्रोसीजर में। बट देयर इज़ अ सेट स्टैंडर्ड, मैम इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये आपको फॉलो करना होता है। इसी बेस को लेके अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आज और अभी से शुरू कर दीजिए, वरना आप लेट हो जाओगे। सो आई वुड से कि मैम आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा करना नहीं चाहता, आई बिलीव। हाँ मैम, काहली बहुत होती है, मैं बता हाँ, रही हूँ। मतलब उसको लिखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये बहुत, मतलब मैं कहना चाहूँगी कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको यही करना है इस एग्ज़ाम में, आपको जज बन के भी लिखना ही है। ट्रू। है ना? सो आई वुड से कि अगर नहीं लिख रहे हो आप लोग, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जैसा इसरा मैम ने बताया कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और तैयारी जुडिशियल ऑफिसर की मेंस की ही होती है। प्रीलिम्स एक सिर्फ एलिमिनेशन राउंड होता है, और प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके स्किल्स एनहांस होंगे, क्योंकि आई वुड से मैम आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। बिल्कुल मैम, इट इज़ एन इज एन आर्ट। आर्ट बिकॉज इससे आपको आप क्या अपने थॉट प्रोसेस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, जी। दैट मैटर्स अ लॉट। और So- क्लासरूम में मैम ना 50 बच्चा बैठा होता है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इन 50 बच्चों में मेरा आंसर सबसे अच्छा है। कैसे होगा भाई? वो भी वही सेक्शन लिख रहा है, वो भी वही एसेंशियल्स लिखेगा, वो भी वही सारी चीज़ें लिखेगा, बट हाउ यू आर चूजिंग योर वर्ड्स। मैम डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो आंसर में होना ज़रूरी है। हिटिंग द बुलाई, हाँ, हिटिंग द बुलाई। बिल्कुल। हाँ। अगर क्वेश्चन से आप डिविएट हो गए तो आपके गए नंबर, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। आप प्रेजेंटेशन की हम लोग बात करते हैं मैम, बेयर एक्ट को इंसर्ट करने की बात करते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स, हम लोग फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट मैम यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जिससे नोट मेकिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करे कि हम नोट्स कैसे बनाएं। क्या बेटर रहता है कि नोट्स के अंदर केस लॉज, लैंडमार्क भी इंसर्ट करें या रीसेंट भी इंसर्ट करें? तो थोड़ा सा नोट मेकिंग के बारे में मैम। मैं आपके इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले कुछ मिथ्स हैं जो आई रियली वांटेड टू मेक इट क्लियर टू माय एस्पिरेंट्स कि देखो सारे सेक्शंस याद नहीं करने होते। प्लीज इस चीज़ पीछे मत भागो कि आपको एक से लेके पूरे 511 याद करने हैं या फिर आईपीसी याद कर लेते आईपीसी हैं पूरी आज। याद करनी है, ऐसा नहीं है। आप इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ें, और जैसे इसरा मैम ने बताया कि भाई पीवाईक्यूज से एनालाइज करके पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडली यहाँ पे आपको नोट्स बनाने के लिए जैसा मैम ने बताया कि सोर्स एक होगा, कोई भी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लो। और बुक कौन सी अच्छी होती है? बुक वो अच्छी होती है जिससे आपको अच्छे समझ में आता है। आपको एसएन मिश्रा समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता हो आपके फ्रेंड को बटरफ्लाई से समझ में आता हो, बिल्कुल राइट? आपको जिस भी बुक से समझ में आता हो बेहतरीन तरीके से उस बुक से आप अपने नोट्स बनाएं,
और नोट्स बना के ताक पे रख नहीं देने हैं, उसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया तो चाहे कितनी बार भी आपने आईपीसी पढ़ के खत्म कर लिया हो, सीआरपीसी पढ़ के खत्म कर लिया हो, उससे कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन ब्रेन जो इतने ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते, आप उसको ओवरलोड नहीं कर सकते, तो आपको रिविजन कर करके ही चीज़ें बेसिकली याद बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैम रिवीजन का इस जर्नी में, क्योंकि मैम हमें एक हफ्ते में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। हमें एक माइनर लॉ भी, हमें टीपी भी पढ़ना होगा, हमें सीपीसी भी पढ़ना होगा, हमें आईपीसी भी का भी कोई चैप्टर पढ़ना होगा, उसी में हम जीके भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे भी जीके पूछी जाती है। हमें इंटरव्यू के लिए भी अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होती है। तो उसमें वो हफ्ता आपका अच्छा गया, आपने जो प्लान किया आपने अच्छे से किया, लेकिन वो संडे जो होता है ना मैम, कि वो जो 5-6 दिन आपने पढ़ा और वो संडे अगर आपने गवा दिया ऐसे ही चिल करके, तो फिर वो पूरा हफ्ता चला गया। और मैम रिवीजन का एक और बड़ा अच्छी सी चीज़ है कि अगर जैसे आपने एक चीज़ को, अभी आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, उसको आपने नेक्स्ट डे रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद आपने उस मान के चलिए टॉपिक को छोड़ दिया और आपने उसको 2-3 दिन बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। अब फिर वो थर्ड रिवीजन आपको 2-3 दिन बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको वो रिटेन रहेगा 10-12 दिन तक की। तो रिवीजन को भी अगर आपने एक बार मास्टर कर लिया है तो वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा कि हमें बार बार रिवीजन करना पड़ रहा है, तो इट विल नॉट बी बोरिंग फॉर यू, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मज़ा आता है कि हमने नोट्स बनाए, चलो इसको रिवाइज करते हैं। तो इस तरीके से मैम सो रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल मैम। लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, व्हाट इज़ द मूल मंत्र सक्सेस के लिए, क्या मूल मंत्र यहाँ पे अपनाना है? अगर मैम मूल मंत्र की बात करें तो आई वुड से कि आप मेरे साथ एग्री करेंगी, सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जी, एक प्रैक्टिस और एक रिवीजन, चाहे फिर वो प्रीलिम्स का हो या फिर आपके मेंस एग्जामिनेशन का हो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी एग्जामिनेशन में। आप अवेयर होगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से पढ़ के उसको समझ लोगे और उसका आंसर मार्क कर दोगे। बिल्कुल। ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें कैसे जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने सिर्फ से। प्रैक्टिस। सेकेंडली रिवीजन, आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप ह्यूमन टेंडेंसी होती है, सब कोई भूल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको चीज़ें याद कैसे रहेंगी? वो बार बार रिवीजन करने से ही याद मैम आई कुडंट अग्री मोर। प्रैक्टिस के लिए तो मतलब कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो हार्डवर्क आपको खुद करना पड़ेगा, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। प्रीलिम्स में भी ये नहीं हो कि अगर आप यूपी दे रहे हो या बिहार राजस्थान दे रहे हो, सिर्फ राजस्थान भी दे रहे हो ना, तो आपको जितने भी स्टेट्स के पेपर्स मिल रहे हैं, जितनी भी मोटी गाइड है आपकी ना, उतना अच्छा है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। हाँ, और आपको बेरैक भी रिवाइज करते रहना चाहिए। और बेरैक से तो अपना टच खोना ही नहीं है, उसे तो बिल्कुल सीने से लगा के उससे प्यार कर लेना है इस बेरैक मैम मैं जब तैयारी करती थी तो मेरे जो गुरु थे वो कहते थे कि बेरैक तुम लोग ऐसे बेरैक यूज ही 1 महीने के बाद बेरैक हटा दो, उसको गंदा कर दो, उसको पूरा स्क्रिबल कर दो, और वही बेरैक मुझे दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम नहीं लोगे तो फिर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर उसी को रखे हुए हो। एक नई बेरैक लेके आओ, फिर उसको यूज़ करो, इतना पढ़ दो कि वो आपके लिए एक मतलब एक स्क्रिबलिंग बुक ही हो जाए। और एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी मैं बेरैक आज भी खोलती हूँ ना मैम, मतलब इट हैज़ बीन सो मेनी इयर्स ऑफ टीचिंग एंड देन द प्रिपरेशन, आज भी बेरैक खोल के मुझे कुछ नई चीज़ मिल जाती है, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। बिल्कुल मैम। सो वो एक समुंदर है जिसमें आपको डुबकी लगानी ही पड़ेगी अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना और है। प्यार करना पड़ेगा बेरैक से। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ बेरैक से ही प्यार करना है, उसके बाद तो आपकी अलावा जिंदगी सेट हो किसी से जाएगी। So I believe this was all, ma'am. बिल्कुल मैम। So this was all from our end in today's session. Thank you so much for being there. Stay tuned to Judiciary by Pira. थैंक यू सो मच। गुड बाय।